हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ। क्लास 10th की मैथ में भी हम आज का अध्याय लेंगे बहुपद। ये हो गया हमारे पास में बहुपद। यदि आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक्स नहीं खोली है तो सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को खोल लीजिए, सामने रखिए, और मैं यहाँ पर जो भी बातें बता रहा हूँ उसका मिलान भी उस बुक्स में करते रहिए और उसको समझते रहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास में आ रही है वो आ रहा है बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल्स। इस शब्दों को भी आप यहाँ देख सकते हैं, पोलिनोमियल्स। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पोलिनोमियल्स। सबसे पहले बहुपद किसे कहते हैं, इसे समझने से पहले हम समझते हैं कि पद किसे कहते हैं। हम पद की व्याख्या को देख लेते हैं कि पद क्या होता है। इसको समझने के लिए हम यहां से एक एग्जाम्पल उठाते हैं। आपको यहां देखिए 4x+2, इसी को यहां लिख देते हैं 4x+2। अब यहां से हम पद को समझने की कोशिश करेंगे कि पद क्या होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको उठा लेते हैं 4, और यहाँ लिखा हुआ आपके पास में x। यहाँ देखिए आपके पास में दो प्रकार की राशियां हैं। एक तो आपके पास में 4 है और दूसरे प्रकार की जो राशि आपके पास में वो है x। आपका जो 4 है, ये नंबर है, उसको हम बोलते हैं अचर राशि। क्या कहते हैं? अचर राशि। और आपके पास में जो x है, उस x को कहते हैं हम चर राशि। अचर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मान अपने आप में एक फिक्स मान है। क्या मान है? फिक्स। इसका मान 4 है तो 4 ही रहेगा। आप 4 को कहीं पर दिखा दीजिए, किसी को भी कह दीजिए, उसका मान उसके पास में फिक्स होगा। पर x का मान यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आपके पास में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। आप किसी भी नंबर को इस तरह से रख सकते हैं। जैसे जैसे आप इस x का मान रखते जाएंगे, वैसे वैसे इस पद का मान बदलता जाएगा। इसको भी हम समझेंगे। पर यहाँ पर चर है, इसका कोई फिक्स मान नहीं है, और इसका फिक्स मान है जिसका फिक्स मान आपकी जो संख्या है, जैसे 4, 5, 6, 7, आप जब संख्या को देखेंगे तो इसको कहेंगे आप अचर राशि। और जहाँ पर भी आपको इस प्रकार के लेटर्स दिखेंगे, यदि अल्फ़ाबेट के ए से लगा करके जेड तक ये जो लेटर होंगे आपके पास में, वह सभी आपके पास में चर राशि के रूप में होंगे। यहाँ कुछ मान y भी आ सकता है, t आ सकता है, b आ सकता है। ये जो आपके लेटर्स लिखे हुए हैं स्मॉल लेटर में इंग्लिश के, तो वो आपकी होगी चर राशि। इसके अलावा क्या है वो देखते हैं। इसमें हमने अभी तक क्या देख लिया कि इसमें एक अचर राशि है, एक चर राशि है, और एक चीज़ और है। इसको बड़े ध्यान से देखिए कि इसमें एक चीज़ और क्या दे रखी है। इसके अंदर एक हमारे पास में और चीज़ है, वो है घात। क्या चीज़ है हमारे पास में? घात के रूप में। अब यहाँ देखिए 4 और x, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा, मतलब यहाँ पर क्या है? एक घात है। इसका मतलब यहाँ एक घात है। तो अब तक हमारे पास में ये जो दे रखा है उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास में? अचर राशि, चर राशि, और एक होती है हमारे पास में घात। क्या होगी? घात। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं इन सब बातों से कि ऐसी राशियाँ जिसमें अचर राशि भी हो, चर राशि भी हो, और चर राशि पर कोई घात हो, उस प्रकार की चीज़ों को हम कहेंगे पद। क्या कहेंगे? पद। इसको और स्पष्ट समझने के लिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, जिससे आपको अच्छे से पता चले। या वापस पुनः उस एग्जाम्पल को ले लेते हैं
4x प्लस 2। अब इसमें मैंने क्या कहा, ये जो आपके पास में था वो कौन सा बताइए, ये है आपके पास में अचर। अचर का मतलब जिसका मान नहीं बदलता, जिसका मान फिक्स है। ये हो गया आपके पास में अचर, ये आपके पास में हो गया चर। लिख लेते वापस पुनः, ये हो गया आपके पास में अचर, ये आपके पास में कौन सी राशि हो गई, अचर राशि। ये आपके पास में अचर राशि। इसके बाद में आप देखिए आपके पास में ये जो दूसरी है वो है चर, और चर के ऊपर एक घात होती है। यहाँ कोई लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब होगी घात यहाँ एक। तो एक तो हो गया जो चर, ये होगी आपके पास में चर राशि, और उसके ऊपर हो गई एक घात। तो साथ में ही चर राशि के ऊपर क्या हो गई, घात। तो हमारे पास में यहाँ कितने प्रकार की चीज़ें हैं, एक तो अचर राशि है, चर राशि और घात है। इस प्रकार की कोई यदि राशि है तो उसको हम बोलते हैं पद। क्या कहेंगे, पद। अचर राशि, चर राशि और यदि घात है उसमें तो वो हमारा बन जाएगा एक पद। अब आप बताइए क्या संख्या 2 पद है अथवा नहीं। सबसे पहले आप उत्तर दीजिए, 2 है वो पद है या नहीं, है या नहीं। आप दोनों में एक उत्तर दीजिए। कई बच्चों का उत्तर हो सकता है नहीं, और वो अपने हिसाब से सही भी हैं, पर मैं यहाँ कहूँगा ये है वो 2 है वो भी एक पद है। अब क्यों है इसको समझते हैं कि पद है तो हमारे पास में क्या क्या चीज़ें होनी आवश्यक है। उसमें एक अचर राशि की जरूरत है, जो अचर तो यहाँ पर दे रखा है, 2 है वो हमारे पास में अचर है। पर हमें दिख क्या नहीं रहा है, चर राशि जो x के रूप में होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है, साथ में ही घात भी नहीं दिख रही है। फिर हमने इसको पद किस तरह से कहा उसको समझिए। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास में यदि थोड़ा सा पहले का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इसको समझने में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है। पर यदि आपके पास में थोड़ी सी प्रॉब्लम है पूर्व की, तो आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। यदि इसके बारे में भी यदि आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बताइए, जिससे मैं इसका एक नया वीडियो बना सकूं और आपको इसमें जितना भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैं अच्छे से समझा सकूं। तो यहाँ देखिए हम क्या बात कर रहे थे। तो हमारे पास में यहाँ जो था वो था 4x प्लस 2। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर 2 की। तो ये 2 है वो पद है कि नहीं है। तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं पता है, हम लिख सकते हैं 2, और ये वाली इक्वेशन अगर ये x चल रहा है, वहाँ पर चल राशि x चल रही है तो आप इसको x बोल सकते हैं। और अब इसकी घात की बात की जाए तो इसकी घात हमारे पास में होगी 0। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर हो गया हमारे पास में, ये हो गई हमारे पास में 2 है वो हो गया अचर राशि, x हो गई हमारे पास में चर राशि, और ये 0 हो गई वो हो गया घात। इसलिए हम इसको कह सकते हैं 2 को पद। अब ये क्या चीज़ है, x और 0 कहाँ से आया और x और 0 का मान कितना होता है, ये यदि आपको समझना है और सीखना है तो इसके लिए हमें एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। और आप यदि कमेंट के माध्यम से बताओगे कि हमें इसके बारे में जानना है तो मैं उसके लिए एक अलग से ज़रूर वीडियो बना दूंगा। x की घात 0 का मतलब होता है मान 1। आप तो अभी इतना याद रख दीजिए कि x की घात 0 का मान कितना होगा, 1। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 और x की घात 0 का मान कितना हो गया आपके पास में, इसका मान कितना हो गया 1। तो अभी भी देखिए इसका मान 2 ही बना हुआ है और ये 2 इस रूप में लिखा हुआ है। 2 ही नहीं, यदि आपके पास में किसी ने कह दिया यहाँ कोई संख्या 7 होती है आपके पास में, तो आप 7 को एक पद के रूप में यदि आपको दर्शाना है, यदि आपको इसको पद के रूप में दिखाना तो आप कैसे दिखाओगे। यदि कोई कहे 7 क्या पद है तो आपको तुरंत इसका जवाब देना है हाँ, और क्यों है तो हम 7 को लिख सकते हैं 7। यदि यहाँ x की जगह y होता था y लिखिए, t होता t लिखिए, b होता b लिखिए। अभी हमारे यहाँ पर x दे रखा है तो हम 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 x की घात 0। ये पद क्यों है, तो इसमें एक अचर राशि, एक चर राशि और एक घात है, इसलिए हमारे पास में 7 जो है वो एक पद होगा। आपको पद के बारे में पता चल गया होगा। अब आगे देखिए,
ये हो गया पद। और आप यहाँ देखिए ये पद जो हैं वो दोनों पद हैं वो किसी एक चिन्ह से जुड़े हुए। कौन से चिन्ह से जुड़े हुए? प्लस से, या यही माइनस से भी जुड़ा हो सकता है। यदि कोई दो पद प्लस या माइनस दोनों में किसी एक भी चिन्ह से जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार के जो पद होंगे, दो पद जुड़ करके क्या बनाएंगे? बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं इसको? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक ये आपका कहलाता है बीजीय व्यंजक। जब पद आपको, जैसे आपने पढ़ा होगा हिंदी में, जैसे आप पढ़ते हैं तो हिंदी में क्या होता है आपके पास में, कि हिंदी में क्या होता है, यदि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप अक्षरों को जोड़ देते हैं। मान लो यहाँ लिखा है रा और यहाँ लिखा है म, तो रा क्या है आपके लिए? अक्षर है, और म क्या है? तो ये भी अक्षर है। और अक्षर मिलकर क्या क्या बन जाता है? शब्द। और शब्द मिलकर के क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। वैसे ही यहाँ पर हमारे पास में पद और पद जुड़ करके हमारे पास में क्या? पद और पद जुड़ करके हमारे पास में क्या बन जाता है? बीजीय व्यंजक। इस शब्द को भी आप यहाँ देख सकते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो यदि पद और पद जुड़ते हैं, और वो किससे जुड़ते हैं? प्लस या माइनस से। किससे जुड़ेंगे? पद और पद यदि जुड़ते हैं, ये पद दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और इन पदों को जो संख्या जितनी होंगी उसी के आधार पर इसका नामकरण भी किया जाता है। अभी यहाँ देख लीजिए, अभी यहाँ क्या लिख रखा था? 4x + 2। तो यहाँ पर कितने पद हो गए? ये बीच में जो चिन्ह है वो आपको तुरंत बताएगा कि इसमें कितने पद है। यहाँ एक और ये दो, तो आप इसका उत्तर दोगे दो पद है। यहाँ उत्तर क्या होगा आपके पास में? दो पद। और पद तो आप समझ ही गए, पद की व्याख्या हम कर चुके हैं। और यदि ये दो पद जुड़े हुए हैं, यदि दो पद जुड़े हुए हैं या तीन पद जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार की जो चीज़ होती है उसको हम हमारी भाषा में क्या कहते हैं? आप यहाँ देख सकते हैं। आपने यहाँ देखिए, आपने एनसीईआरटी की बुक में यहाँ देख रखा हो तो आप यहाँ देखिए, एक शब्द दे रखा है आपके पास में। क्या शब्द दे रखा है? आप इसको देखो पहले तो। यहाँ देखिए, आप यहाँ पर एक शब्द दे रखा है व्यंजक। क्या दे रखा है? व्यंजक को देखिए आप, यहाँ एक शब्द दे रखा है व्यंजक। ये जो व्यंजक दे रखा है तो हम इसको क्या कहेंगे? बीजगणितीय व्यंजक। किसको कहेंगे बीजगणितीय व्यंजक? अभी आपने देखा बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, इसको आपने देखा है ना कि बीजगणितीय व्यंजक किसको कहेंगे? यदि पद और पद जुड़ते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? बीजगणितीय व्यंजक। क्या बोलेंगे? बीजगणितीय व्यंजक। आपके अंदर सिर्फ व्यंजक शब्द दिया गया, आपको इसी पे फोकस करना है। व्यंजक किसको कहते हैं? पद और पद यदि आपके पास में एक से अधिक पद हैं, यदि वो प्लस या माइनस से जुड़ते हैं, प्लस या माइनस से जुड़ते हैं, तो वह पद आपके क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक। क्या कहलाएंगे? बीजीय व्यंजक। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं। तो अभी तक आपने क्या देखा? हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा? यदि पद और पद जुड़े हुए हैं तो वह आपका बन जाएगा बीजगणितीय व्यंजक। और आपके अंदर जो शब्द दे रखा है उसको आपने देखा होगा यहाँ कि यहाँ इसका मतलब पद, ये व्यंजक। व्यंजक कैसे बनेंगे? पदों को जोड़ करके बनते हैं व्यंजक। इस बात को आप समझ गए होंगे। अभी तक हमने क्या सीखा उस पर बात कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या सीखा उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो हमने अभी तक पढ़ा, सबसे पहले हम इसी इक्वेशन से समझ लेते हैं, वापस इसको ले लेते हैं। 4x + 2 से हमने क्या क्या सीखा? ये हमने सीखा, एक तो अचर राशि क्या होती है, फिर हमने सीखा, ये नंबर 2 पे था, इससे हमने सीखा कि चर राशि क्या होती है। यहाँ हमारे पास में ये चर है, तो चर राशि क्या होती है।
इसके बाद हमने देखा कि चर राशि पर जो भी होगा, यदि x लिखा होगा, यदि कुछ नहीं है तो उस पर घात होती है 1। और यहाँ 2 पर भी देखा कि यदि यहाँ कोई x लिखा हुआ ही नहीं है तो आप यहाँ x लिख करके इसकी घात को 0 कर सकते हैं। ये 2 बातें हमेशा, x है तो इसके ऊपर 1 है और यहाँ कोई संख्या में नहीं है तो आप x की घात 0 के रूप में लिखेंगे। तो ये हो गई आपके पास में चर राशि, और चर राशि पर घात होती है। यदि आपके यहाँ लिखा हुआ है 4x² तो आप यहाँ बोलोगे x की घात 2। इसको घात को हम पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर, POWER, पावर। x की पावर 2 के रूप में भी बोलते हैं। यदि यहाँ कुछ नहीं है तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पर x की घात 0 है, x है तो इसके ऊपर घात 1 है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अचर राशि जिसका मान नहीं बदलता वो अचर राशि होगी। ये आपके पास में चर राशि हो गई, और इसके ऊपर 1 होती है जो होती है घात। यदि कुछ नहीं x लिखा हुआ तो घात 1 होती है, नहीं है तो वहाँ पर भी x मान करके आपको 0 मानना है। तो हमने सीखा घात के बारे में, घात या पावर क्या होती है। इसके बाद में हमने देखा कि जिस किसी में भी अचर, चर और घात होती है इसको हम बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं इसको हम? पद के रूप में। तो ये आपका हो गया पद। इसको आप बोलेंगे पद। ये तीनों मिलकर के आप जिस किसी भी राशि में यदि अचर है, चर है और घात है तो वो सब आपके पद हो गए। तो पद आप किसी को भी कह सकते हैं। 7 है, वहाँ आपको ये पता चल गया कि 7 के पीछे भी आप x की घात 0 लगा सकते हैं, तो 7 भी अपने आप में पद है। x की बात की जाए तो x भी अपने आप में पद है। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ 2 चीज़ें जो आपको अंदर डाउट पैदा कर सकती है, वो 2 चीज़ें कौन सी है कि हमने क्या कहा कि किसी भी चीज़ में यहाँ पर देखिए अचर राशि, चर राशि और घात। आपने यदि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या लिख दिया x, आपने यहाँ पर लिखा x, तो ये x क्या है? तो x क्या है? x के अंतर्गत क्या है? अचर राशि है क्या? तो आपको दिखेगी कि अचर राशि कहीं नहीं, पर x के आगे कुछ नहीं है तो आपको तुरंत 1 मानना है। जैसे आपने 7 लिखा था तो यहाँ 7 में अचर था तो चर नहीं था, चर की जगह आपको x की घात 0 माना। वैसे ही यहाँ पर x लिखा हुआ है और इसके आगे कोई संख्या नहीं तो आपको तुरंत मानना है इसके आगे 1 है। तो ये हो गया आपके पास में अचर, ये हो गया आपके पास में चर, और इसके ऊपर यहाँ क्योंकि x दे रखा है इसलिए इसकी घात तो 1 होगी। इसकी घात कितनी होगी? 1। पर यहाँ नहीं दे रखा था x की घात 0। तो आप दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। या तो 7 दे रखा है तब भी वह पद है, और यदि x दे रखा है तो भी वह पद है। क्यों पद है? 7 को आप लिख सकते हो 7 की घात 0 और x को लिख सकते हो 1 x की घात 1 के रूप में। तो यहाँ पर हमारे पास में अचर, चर और घात तीनों चीज़ें उपस्थित है, इसलिए हम इसको कहेंगे पद। पद के बारे में हम अच्छे से समझ गए होंगे। और यदि जितने पद होते हैं वो एक दूसरे से प्लस या माइनस, किससे? प्लस अथवा माइनस से जितनी संख्या कनेक्टेड होंगी वो उसके उतने ही पद होंगे। आपके अंदर, इसके अंदर जितनी भी संख्या होंगी प्लस और माइनस से जितनी कनेक्टेड होंगी उतने ही पद गिने जाएंगे। यहाँ पर कितने? 4x और एक बार प्लस से जुड़ा हुआ 2। तो यहाँ देखिए एक बार प्लस से जुड़ा हुआ आपका, तो यहाँ 1 और 2 पद हो गए। यदि यही 4x प्लस 2x प्लस 1 ऐसा लिखा होता तो यहाँ पर आप देखिए 1, 2 और 3 पद होते हैं। यहाँ आपको प्लस से जुड़ा हो सकता था, माइनस से जुड़ा हो सकता है। तो ये जितने जुड़े हो सकते हैं उसको पद कहते हैं। यदि एक ही है, एक ही पद है, आपके पास में 4x है तो आप इसको कहेंगे एक पदी। यदि आपका 4x प्लस 2 है, यहाँ पर 2 पद है तो इसको कहेंगे द्विपदी। और यदि यहाँ आपने देखा 4x प्लस 2x, या प्लस या माइनस हो, -1 हो, तो यहाँ आपके पास 3 पद है जिसको बोलेंगे त्रिपदी। ये बात आपको पता चल गई होगी कि पद क्या होते हैं। पद के अंतर्गत आपके चर, अचर और घात होनी आवश्यक है। तो ये हो गया आपका पद का काम। आप इस पद को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा यहाँ पर, वो एक बार पुनः स्मरण कर लेते हैं। हमने यहाँ सीखा, एक तो सीखा अचर,
अचर क्या होता है, चर क्या होता है, घात क्या होती है और पद क्या होता है। इन बातों को हमने सीखा। और पद जितने होंगे वो किससे जुड़े होते हैं, प्लस या माइनस से। ये बात भी जुड़ी, देखिए कि भी इसके बीच में जितने पद हैं तो उसके हिसाब से पदों के नाम होते हैं। अब हम समझते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, उसको हम अच्छे से समझते हैं। अब देखिए हम यहाँ पढ़ेंगे बहुपद। अब बहुपद हमारा पास में जो चैप्टर का नाम है बहुपद, हम किसको कहेंगे वो देख लेते हैं। क्या है बहुपद। अब बहुपद की व्याख्या को अपनी भाषा में देखिए कि बहुपद क्या होता है। ऐसी संख्याएं जिसमें चर, अचर और घात, आप याद रखिए घात के पर मैं यहाँ पर आपको इसको इस तरह से दिखाता हूँ। घात ऐसी संख्या जिसमें चर, अचर और घात सम्मिलित हैं या शामिल हैं। घात कैसी होनी चाहिए बहुपद में वो याद रखिए। घात जो होगी आपके पास में, घात किस पे होगी, आपकी चर राशि पे। चर राशि का मतलब एक्स, वाई, जेड, उन पर जो घातें होंगी वो कैसी होनी चाहिए उसके बारे में कह रहा हूँ। घात जो है वो एक पूर्ण संख्या के रूप में, किसके रूप में होनी चाहिए, घात पूर्ण संख्या के रूप में। ये बात आप याद रखिए, पूर्ण संख्या के रूप में। यदि आपके किसी पदों में चर है, अचर है, घात है और वो घात है वो पूर्ण संख्या के रूप में। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जीरो से लगा करके एक, दो लगा करके अनंत तक, ये होगी आपके पूर्ण संख्या। ये जो घातें होंगी चर पर, जो घातें होंगी वो पूर्ण संख्या के रूप में हैं। और पद प्लस या माइनस के चिन्ह से जुड़े हुए हो वह आपका क्या हो जाएगा, बहुपद। आप यहाँ एक बार फिर देख लीजिए इसको। ऐसी संख्या है जिसमें चर, अचर और घात, घात भी कैसी, पूर्ण संख्या के रूप में। और पूर्ण संख्या को आप जानते हैं वो जीरो से स्टार्ट होकर के अनंत तक चलती है। और जो पद है वो प्लस या माइनस के रूप में जुड़े होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, आपके बहुपद। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए, गाते आपकी पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। यदि गाते आपकी पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है तो वह आपका बहुपद नहीं होगा। उसको कैसे समझते हैं वो देख लीजिए। अभी तक हमने व्याख्या देखी कि बहुपद किसे कहते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि क्या यह बहुपद है या नहीं, तो आप इसका कैसे पता लगाओगे। यदि आपने परिभाषा को सही ढंग से समझा है तो आप बहुपद को बड़े ही आसानी से समझा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, क्या यह एक बहुपद है या नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा, है या नहीं, आप खुद स्वयं बताइए। तो बहुपद का यहाँ मैंने क्या कहा, जिसमें पद हो तो पद तो आपके पास में है ही है। यहाँ देखिए यह जो राशि है वो आपके अचर के रूप में है, यह चर के रूप में, इसके ऊपर घात भी है। अब यहाँ आपको सबसे बड़ा जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि आपके पास में ये जो 2 है, ये जो संख्या x के ऊपर जो घातें हैं आपकी, वो x के ऊपर जो घात होती हैं वो क्या पूर्ण संख्या में है अथवा नहीं। यहाँ x के ऊपर कुछ नहीं है तो आप क्या मानेंगे, आपको बताया मैंने, यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप 1 मानेंगे। तो यहाँ देखिए इस पूरे बीजीय व्यंजक में आप देखेंगे तो x की जो घातें हैं वो पूर्ण संख्या के रूप में, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से होती है, 0, 1, 2, 3 के रूप में। तो ये हो गया आपका बीजीय व्यंजक या बहुपद। इसको हम क्या कहेंगे
यह जो बीजीय व्यंजक है वो आपका बहुपद के रूप में। यदि मैं इसको ऐसे लिख देता 2x की घात 1/2 प्लस x माइनस 3 प्लस 3, तो आप यहाँ देखिए ये जो आपको दे रखा है 1/2 वो एक हमारी पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, तो यह हमारा बहुपद नहीं होगा। आप चर राशियों पर जो घातें लगी होती हैं उसी से आप ये पता लगा सकते हैं कि ये बहुपद है अथवा नहीं। जब भी आप, क्योंकि -3 को देख लीजिए, जब -3 की बात करेंगे ये एक पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आता है, इसलिए यह हमारा एक बहुपद नहीं है। एक और एग्जाम्पल को देख लीजिए आप। यदि आपके जो चर राशियां हैं उस पर घात 1 के जगह पर भी अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो आप उसको कभी भी बहुपद नहीं कह सकते। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, यहाँ हम देखते हैं एक एग्जाम्पल को और, जैसे x माइनस 2 और इस पर मैंने लिख दिया -2। अब बताइए क्या यह एक बहुपद है? तो आपका उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके ऊपर जो घात लगी हुई है वो माइनस के रूप में। यहाँ पर माइनस जो आता है वो पूर्णांक में आता, पूर्ण में नहीं आता। अब बताइए x की घात 2 प्लस x माइनस 1 प्लस 2, क्या यह आपका एक बहुपद है? तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो आपके पास में पूर्ण है संख्या घात के रूप में, पर आप यहाँ देखिए ये जो है वो घात है वो माइनस के रूप में है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। पर यहाँ आप एक बात दूसरी नोट कीजिए कि ये जो होंगे वो बीजीय व्यंजक जरूर होंगे, इसको आप व्यंजक जरूर कह सकते हैं, पर आप उसको बहुपद नहीं कह सकते। व्यंजक क्यों है? जिसमें हमने क्या कहा, व्यंजक वो बीजीय व्यंजक वो होते हैं जिसमें आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ दोनों चीज़ें अपने आप में बहुपद और व्यंजक। बहुपद का मतलब होता है जिसकी जो घातें होंगी वो एक पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए, जबकि व्यंजक में क्या कहा गया था, इसमें चर, अचर और यदि उस पर कोई घात है, घात किसी में भी हो सकती है, आपके माइनस में हो सकती है, पूर्णांक में हो सकती है, परिमेय के रूप में। यदि इसकी भी बात की जाए, मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक और एग्जाम्पल आपके लिए। यदि मैं यहाँ लिखूँ x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, यदि इस प्रकार का है और यदि इसको पूछा जाए क्या यह एक बहुपद है, तो आपका उत्तर होगा हाँ, बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इस पर देखिए सब पर घातें, इस पर कुछ नहीं, इसका मतलब घात 1 है, इसकी सभी घातें एक पूर्ण संख्या के रूप में। पर यदि मैं इसको इस तरीके से लिख देता x की घात 2 प्लस x की घात 1/2 प्लस 1, तो यहाँ देखिए ये परिमेय संख्या के रूप में आपके पास में 1/2, तो हमारे पास में ये बहुपद नहीं है। पर यदि इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों ही व्यंजक है। क्या है? यह एक व्यंजक है, ये भी एक व्यंजक है आपका बीजीय, पर यह बहुपद के रूप में नहीं है, क्योंकि व्यंजक को ये पूर्ण करता है। व्यंजक में मैंने आपको क्या बताया, व्यंजक वो होता है जिसमें चर अचर, देखिए इसमें ये चर दे रखा, अचर के रूप में आपको कहा मैंने, इसके आगे एक मान सकते थे, ये हो गया आपके पास में अचर के रूप में, ये चर के रूप में, और इसके ऊपर घात भी आ गई। भले ही घात आपकी परिमेय संख्या के रूप में दे रखी हो या पूर्णांक के रूप में। यदि घात है, चर और अचर, इसके आगे भी आप एक लगा सकते हैं, यहाँ आपने अचर ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास में ये सभी जितनी भी उसकी शर्तें हैं वो पूरा करता है कि वह संख्या जिसमें चर, अचर और घातें होती हैं वह हमारे पास में एक व्यंजक के रूप में है, जबकि ऐसी संख्या जिसमें चर, अचर और जो घातें होंगी वो एक पूर्ण संख्या के रूप में होंगी, वह हमारा होगा बहुपद। तो आप बड़ी आसानी से बहुपद के उत्तरों को दे सकते हैं। ये आपका बहुपद नहीं है, पर व्यंजक दोनों ही हैं। तो ये आपके बीजीय व्यंजक हो गए। अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुपद क्या होता है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं बहुपद का मान। बहुपद का मान आप एक समझिए कि बहुपद का मान क्या सा होता है। जैसे मैंने लिखा था पहले 4x प्लस 2,
तो हम यहाँ x का जैसे जैसे मान रखते जाते हैं वैसे वैसे ये जो आपका बीजीय व्यंजक है उसके मान बदलते जाते हैं। जैसे मैंने 4 और x का मान यहाँ मैं यहाँ अलग अलग रखता हूँ। एक बार मैं 1 रख के देखूँगा, 2 रख के देखूँगा, 3 रख के, 4 रख करके, इस प्रकार के रखने पर इसके मान बदल जाएंगे। 4 और x की जगह मैंने 1 रख दिया तो क्या मान आ जाएगा आपका 4 और 1 में गुणा किया तो 4 हो गया, 4 में 2 जुड़ गए तो ये हो गया 6। और यदि मैं x की जगह आपके यहाँ 2 मान रख देता हूँ तो आपका क्या हो जाएगा, 4 और 2 का गुणा हो गया 8 और 2 10। और यदि मैं यहाँ 3 रख देता हूँ तो 12 और 2 14 मान आ जाएगा। इस प्रकार से इसके मान आते जाएंगे। तो इसके मान x के जगह आप जैसे जैसे मान बदलोगे वैसे वैसे इस बीजीय व्यंजक के मान भी बदलते जाते हैं। ये हो गया आपका x का मान या बहुपद का मान। और बहुपद का मान क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या के रूप में। और बात कर लेते आगे बहुपद का शून्य। हम यहाँ देखेंगे बहुपद का शून्य ये क्या होता है। तो हम वापस वही एग्जांपल ले लेते हैं 4x + 2 का। तो हम यहाँ पर शून्य का मतलब है कि हम x की जगह क्या मान रखें। अगर चाहो तो आप इसको लिख दीजिए। शून्य का मतलब क्या होता है कि x की जगह मैं यहाँ क्या मान रखूँ कि इसका मान शून्य हो जाए। क्या लिखना है, x की जगह कौन सी संख्या रखी जाए जिससे व्यंजक या समीकरण, आप व्यंजक और समीकरण दोनों अलग अलग है, मैं बाद में बताऊंगा। व्यंजक या समीकरण का मान शून्य प्राप्त हो। इस प्रकार की जब बात होगी तो आपका वो कहलाएगा बहुपद का शून्य। अब यहाँ देखिए, आपने अभी समझ लिया कि यहाँ मेरे को कौन सा मान रखना है जिससे ये समीकरण है वो शून्य हो जाए। तो अब देखिए मैं x की जगह क्या क्या रखूँ कि इसका मान है वो मेरे पास में शून्य हो जाए। तो अब देखते हैं इसको। यहाँ देखिए कि हमको x की जगह क्या मान रखना है जिससे इस व्यंजक का मान शून्य हो जाए। इसके लिए मैं पहले आपको एक सरलतम व्यंजक ले लेता हूँ, बीजीय व्यंजक, जिससे आपको सरलता से समझ में आ जाए। ये 4x + 2 को हटाइए। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ 4x + 4। तो मैं यहाँ x का मान क्या रखूँ कि ये शून्य हो जाए। तो आप यहाँ देखिए मैं 4 की जगह क्या रखने पर इसका मान शून्य हो जाएगा, उसको हम करके देखते हैं कि यदि आपको थोड़ा सा भी अनुभव है तो आपको इसको शून्य करने के लिए क्या करेंगे, 4 की जगह x की जगह क्या मान रखा जाए। तो मैं यहाँ देखिए 4 और x की जगह यदि मैं -1 रखता हूँ तो इसका मान क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 में -1 का मल्टीप्लाई किया -4 + 4 बराबर आ जाएगा 0। यदि इसका अनुभव आपको नहीं है आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि इस इक्वेशन को कैसे हल करते हैं या इस व्यंजक को हम कैसे करते हैं। इक्वेशन और व्यंजक दोनों अलग होती है। यदि आप किसी संख्या के आगे बराबर करके 0 कर देते हो तो ये आपकी एक इक्वेशन या आपका एक समीकरण बन जाता है। जब बराबर में आपके पास में 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी संख्या हो सकती है, बराबर लिखा हुआ हो और इसके आगे कोई संख्या रखी है तो ये कहलाता है आपका समीकरण। और यदि बराबर में नहीं लिखा हुआ तो इस प्रकार की चीज़ों को कहते हैं व्यंजक। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ -1 रखा तो हमको 0 प्राप्त हो गया, पर हम कैसे ढूंढ पाएंगे कि यहाँ 0 होता है, इसको भी आप देख लीजिए। इसको हम कैसे करते हैं वो देख लीजिए कि -1 कैसे प्राप्त हो गया, हमें कैसे पता चला कि यहाँ -1 आना चाहिए। तो यदि आपको थोड़ा सा भी अनुभव है इसके विषय में तो आप बड़ी आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। यहाँ वापस ले लेते हैं इसी सवाल को और फिर देखते हैं। यहाँ क्या लिखा था मैंने, 4x + 4। अब इसको मैं बना देता इक्वेशन 0 के रूप में, अब समीकरण के रूप में लिख दिया। अब यदि आपको पता हो तो समीकरण को हल कैसे करते हैं, तो यहाँ देखिए ये हो गया हमारे पास में 4x। यहाँ हम यहाँ से इसकी करेंगे बाई या हम कहते हैं पक्षांतरण, और ये प्लस की जो संख्या इधर आकर के माइनस की हो जाएगी। अब देखिए x यहाँ रहा, x को यहाँ रखेंगे, फिर बाई -4, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर तो नीचे आकर के भाग में आ जाएगा। और यदि मैं इसको काट करके देखूंगा तो इसका मान आ जाएगा -1।
तो यहाँ समीकरण में हमको -1 प्राप्त हो गया। अब देखिए 4 में -1 को रख करके हमने देखा था 4 -1 + 4 बराबर 0 हो जाता है। तो देखिए 4 में इसका मल्टीप्लाई किया था -4 आ गया, +4 बराबर 0 हो गया था। इसको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। अब देखिए एक और ले लेते हैं जिससे आपको और स्पष्ट हो जाए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे बहुपद के शून्यकों को आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए हमने एक और व्यंजक ले लिया, इसके बराबर में 0 लगाने से ये बन गया हमारे पास में समीकरण। अब यहाँ पर मुझे बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, तो मैं x की जगह क्या मान रखूँ जिससे ये जो व्यंजक है वो शून्य हो जाए। तो उसको हम ढूंढ नहीं सकते, हम इसको गणितीय विधि से कैसे करेंगे। यहाँ देखिए 4x + 8 को हम /TP करेंगे, तो यहाँ हो गया हमारे पास में 4x बराबर ये जो 8 है वो /TP करने में प्लस का वो माइनस में चला गया। अब देखिए यहाँ हम करेंगे x के बराबर, x है वो 4 में मल्टीप्लाई के रूप में, तो यहाँ करके आ जाएगा /4 और इसका उत्तर आ जाएगा -2 काटने पर। यदि ये भी आपको नॉलेज नहीं है और आपको ये भी नहीं आता तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। मैं आपको 0 से इसको बताऊंगा कि ये रियल में ये समीकरण क्या होता है। इसको समझाने पर आपका ये कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इसको देखिए क्या -2 रखने पर शून्य हो जाता है। अब ये हो गया हमारे पास में 4। ये वाली इक्वेशन को हम इसमें फिट करते हैं x की जगह, तो ये हो गया 4। x का मान क्या आया -2, तो हम इसमें लिखेंगे -2 + 8 बराबर 0 होता है कि नहीं होता। 4 में 2 का गुणा किया, प्लस और माइनस का गुणा किया, दिया गया -8 + 8 बराबर हो गया 0। तो आपको ये समझ में आया होगा कि बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। हम x की जगह कौन सा मान रखें जिससे हमें शून्य प्राप्त हो जाए। चलिए अब हम देखते हैं कि बहुपद के प्रकार, बहुपद जितने हमने सीखे वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे यहाँ पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक दे रखा है डिग्री के आधार पर बहुपद हैं, एक पद के आधार पर इसका नामकरण कर रखा है और एक चर के आधार पर कर रखा है। समझिए डिग्री के आधार पर आप देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है 5x + 3। डिग्री और पावर आपके जो भी या व्यंजक है या बीजीय व्यंजक हैं उसमें आप चर पर जितनी डिग्री देखेंगे उसी के आधार पर आप उसका नामकरण करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5x + 3, तो यहाँ देखिए उस पर कितनी घात है, x पर 1 है। यदि किसी चर पर 1 घात है और इस प्रकार का कोई व्यंजक है तो उसको हम बोलते हैं रेखिक। क्या बोलेंगे हम इसको, रेखिक बहुपद। क्या कहलाएगा ये हमारे लिए, रेखिक बहुपद। और यदि उस पर घात 2 है, 1 घात वाले को हम बोलेंगे रेखिक बहुपद। यदि 2 घात है तो हम बोलेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। यदि यहाँ x की घात 3 होती तो आप बोलते, यहाँ आपको इस समीकरण में ढूंढना कि सबसे हाईएस्ट घात किसकी है, तो आप उससे ये बता सकेंगे कि इस घात के आधार पर कि इस बहुपद का क्या नाम है। घात के आधार पर पूछा जाए, डिग्री के आधार पर पूछा जाए तो उसकी समीकरण के अंतर्गत या उस व्यंजक के अंतर्गत जिसकी भी घात सबसे हाईएस्ट होगी उस घात के आधार पर इसका नाम रहेगा। तो यहाँ देखिए x की घात 2 दे रखी है तो हम बोलेंगे द्विघाती बहुपद। यदि यहाँ x की घात 3 होती तो हम बोलते त्रिघाती बहुपद। तो इस प्रकार से इसके डिग्री के आधार पर नाम है। अब यहाँ देखिए पद को भी हमने समझा, पद कितना होता है। यहाँ देखिए कितने पद है, 1 पद 2, यहाँ देखिए अलग अलग कॉमा कर रखा का मतलब यहाँ एक पद है। तो इस प्रकार का बहुपद है तो उस बहुपद को हम क्या बोलेंगे, एक पदी, क्योंकि यहाँ एक पद ही दे रखा है। आप यहाँ देखिए एक पद ये और एक ये हमने प्लस से जोड़ दिया, 2 पद हो गए तो हम बोलेंगे इसको द्विपदी बहुपद। यदि यहाँ मैंने और जोड़ देता, मान लो यहाँ x करके यहाँ 2 जोड़ देता, तो आप यहाँ देखिए 1 पद हो गया, 2 पद हो गया और 3 पद हो गए यहाँ पर। तो हम इसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। इसका नाम पद के आधार पर हो जाता है त्रिपदी बहुपद। 2 है तो 2 और 1 है तो 1 पदी, 2 है तो 2 पदी द्विपदी और अगर 3 है तो त्रिपदी पद के आधार पर। और यहाँ देखिए चर के आधार पर, चर का मतलब क्या होता है, आपके जितने भी नंबर हैं, जैसे आपके जो लेटर्स हैं x है तो आपने एक ही है कि कोई समीकरण है पूरा, तो यहाँ देखिए ये पूरा समीकरण लिखा था, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सब में x आ रहा है। तो यदि आपका ये वाला समीकरण देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ x आ रहा है, तो यहाँ वाला सिर्फ और सिर्फ x आ रहा है, उसमें एक ही चर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक चर वाले बहुपद को वो देखें। तो हम यहाँ पर एक चर दे रखा है तो हम इसको बोलेंगे एक चर वाला बहुपद।
यहाँ दो चर दे रखे तो हम कहेंगे द्विपदी द्विचर बहुपद। इसके दो चर हैं तो हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ x और y दो प्रकार के हैं तो ये द्विचर बहुपद हो गया। तो हम उसका नामकरण भी चरों के आधार पर, पद के आधार पर और डिग्री के आधार पर करते हैं। शायद ये बात आपको समझ आई होगी। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करने से आपको और भी समझ में आएगा। इसके लिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आज हम इसी पर बात करके समाप्त कर रहे हैं अपनी बात को, पर उससे पहले थोड़ी सी एक बात और समझ लीजिए जिसको मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ आप डिग्री को एक बार पुनः देख लेना कि डिग्री के आधार पर जिसकी भी डिग्री हाईएस्ट होगी वो उसके आधार पर उसका नाम होगा। यहाँ एक था, जब भी आपके x की घात ऊपर एक रहती है तो आप उसको रेखिक बहुपद कहेंगे अगर डिग्री के आधार पर पहुँचा जाए। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे कि अगर ये जो आपके पद हैं वो जुड़े हुए हैं, दो पद है, तीन पद के आधार पर पूछा जाए तो जितने पद होंगे उसके आधार पर नाम होगा। अब एक पॉइंट और रह गया जिसको हम अंतिम में कर लेते हैं, अंतिम देख लेते हैं। ये हमारा अंतिम टॉपिक है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पर कोई लिख दिया 7x² प्लस x की घात 3 प्लस यहाँ लिख दिया मैंने x। तो आप यहाँ देखिए इसका मानक रूप का मतलब इसको सही क्रम से कैसे जमाएंगे, जिसकी भी घात अधिक रहेगी उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ किसकी घात ज़्यादा है? 3, तो हम यहाँ लिखेंगे x की घात 3, फिर आ जाएगा x की घात 7x² प्लस आएगा x। और इस प्रकार से इसको क्रम से जमाते हैं, जिसकी भी घात अधिक होगी उसको हम क्रम से जमाएंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है। एक एग्जाम्पल और लेकर के हम इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 7x प्लस 3x² प्लस x की घात 4 प्लस x की घात 3। तो हम इसको कैसे जमाएंगे? सबसे अधिक घात वाली को लेंगे, फिर उससे कम वाली, फिर इसके कम वाली। तो हम इसको इस तरह से जमाएंगे कि जिसकी घात अधिक होगी उसको हम जमाएंगे। तो यहाँ x की घात 4 आ जाएगी, फिर आ जाएगी x की घात 3, फिर आ जाएगा आपका 3x की घात 2 प्लस ये 7x। कुछ इस प्रकार से हम जमाएंगे। ये बहुपद का मानक रूप होता है कि जिसको हम क्रम से जमा पाए। आज वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आज हम यहीं पर अपने टॉपिक को एंड करते हैं। इसके आगे के जो भी पार्ट्स हैं उसमें हम समझ पाएंगे, और यदि आप कुछ समझ नहीं भी पाए हैं तो हम इसको और क्लियर करके समझाएंगे। आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।